चलो स्टार्ट करें। देखना जरा, पहला क्वेश्चन है, कंसीडर दैट यू हैव इंपोर्टेड numpy एज np। हमने numpy मॉड्यूल को क्या किया है, इंपोर्ट किया है और उसको एलियास किया है np नाम से, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग आउटपुट डिस्प्ले द पाइथन इंस्ट्रक्शंस। इसमें से आउटपुट क्या होगा, हमसे ये पूछा गया है। np.array, हमने क्या बनाई है, यहाँ पर एक एरे बनाई है और हमने पूछा है इसका शेप क्या होगा। जो हमने एरे बनाई है, इस एरे का क्या हमसे पूछा गया है, शेप पूछा गया है, ठीक है ना। आप इस एरे को अगर ध्यान से देख रहे होगे तो ये जो एरे है ये आपका कॉलम मेजर है। देखो कॉलम पे सेट है ना, सिंगल डायमेंशन एरे है ना, और सिर्फ एक ही रो है ना। तो इसके जो कॉलम्स हैं वो पहले आएंगे। कितने कॉलम है, 4। इसका जो आंसर आएगा वो ऐसा आएगा। आर्यवासन, करेक्ट आंसर इसका ये, करेक्ट आंसर इसका ये है। लेकिन अब चारों में आंसर तो हमें लगाना ही है, तो फिर हम कौन सा लगाएंगे, ये वाला लगाएंगे जिसमें 4 कॉलम है और एक क्या है, रो है। तो फिर अपन कौन सा आंसर लगाएंगे, ये वाला लगाएंगे। करेक्ट आंसर कौन सा है, ये वाला है। अब एरे हमारी सिंगल डायमेंशन है, अगर इसमें एक से ज्यादा डायमेंशन होती, यानी अगर हमारी एरे कुछ ऐसी बनी होती, np.array 1 2 3 4 5 6, अगर हमारी एरे कुछ ऐसे होती, आर्यवासन, तो ये 2 डायमेंशन एरे हो गई ना। 2 डायमेंशन है, एक रो ये है, एक रो ये है। तो ये एक्चुअली में कैसे देखेगी, 1 2 3 4 5 6। तब अगर आप इसका शेप पूछोगे तो फिर रो पहले बताएंगे और फिर कॉलम बताएंगे। आर्यवासन, तो इसका शेप क्या होगा, 2 3। आर्यवासन बोलो, ये जो हमारी एरे है कॉलम मेजर है, सिर्फ कॉलम कॉलम है, इसलिए कॉलम पहले आए। 4 कुछ नहीं, क्योंकि 1 ही है, ठीक है ना। क्या होगा रिजल्ट इस एक्सप्रेशन का, 3 की पावर 2 कितना होगा, 9। 12 को अगर हम फ्लोर डिवाइड करेंगे 9 से तो कितना आएगा, अगर हम 12 को डिवाइड करेंगे 9 से कितनी बार जाएगा, एक बार, ठीक है। और फ्लोर डिवाइड हमें क्या बताता है, कोशेंट बताता है ना। आंसर क्या आएगा, 1। अगर रिमाइंडर पूछा होता मॉडुलस तो कितना आता, 3 आता। L1 L2 और L3, L1 L2 और L3 हमें 3 लिस्ट दी गई है। क्या है ये, लिस्ट है, ठीक है। हमसे पूछा है फॉर x y z, यहां पर कितने वेरिएबल बनाए हैं अपन ने, 3, x y और z। फॉर x y z इन जिप कर दिया है हमने तीनों को, L1 L2 और L3 को। L1 L2 और L3 को क्या कर दिया है, जिप कर दिया। जिप फाइल जानते हो ना, कंप्रेस फाइल होती है। तो हमने तीनों को क्या कर दिया है, जिप कर दिया है एक साथ। और हमने पूछा है क्या होगी x y और z की वैल्यू। तो ये तीनों जब जिप हो जाएंगे ना, तो ध्यान से समझना, जिप होके क्या हो जाएंगे, तीनों जो हमारी लिस्ट है उनका पहला आइटम बना देगा आपका, हमारी पहला आइटम मिलकर बन जाएगा क्या, x1 में, x में। दूसरे आइटम मिलकर बनाएंगे किसको, y को, और ये तीनों तीसरे वाले आइटम मिलके बनाएंगे किसको, z को। आ रही बात, हमसे x y z पूछा, x कितना होगा 147, y कितना होगा 258 और ये कितना होगा 369। आगे बात समझ में, जिप कैसे करते हैं। Which of the following operator has the highest precedence, हमें पता है एक्सपोनेंट का प्रेसिडेंस क्या होता है, सबसे ज्यादा हाईएस्ट होता है। ये तो ऑपरेटर है ही नहीं है, और इन दोनों का प्रेसिडेंस सेम होता है इसके बाद, एक्सपोनेंट के बाद। What is the time complexity of an algorithm flowchart
फॉर रिवर्सिंग द डिजिट ऑफ एन इंटीजर, आप किसी नंबर को में जितनी डिजिट्स हैं उनको आप क्या कर रहे हो, रिवर्स कर रहे हो, तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी? दो टाइप से कॉम्प्लेक्सिटी को रिप्रेजेंट करते हैं हम, एक होती है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, एक होती है स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी का मतलब होता है कोई प्रोग्राम, कोई एल्गोरिथम रन करते समय कितना स्पेस लेगी या ले सकती है, इसको बोलते हैं स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का मतलब है कोई भी प्रॉब्लम कितने टाइम में रिजल्ट दे देगी, इसको बोलते हैं टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। तो हमसे पूछा गया है यहाँ पर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी किसी भी एल्गोरिथम की जो किसी भी नंबर को क्या कर रही है, रिवर्स कर रही है। आ रही बात समझ? तो मान लेते हैं हमारा कोई नंबर है 2 3 7 8 9, ये हमारा एक नंबर है। आ रही बात समझ? अब हमें इसको क्या करना है, रिवर्स करना है। क्या करना है, रिवर्स करना है। तो आप जानते हो अगर हम किसी भी नंबर को रिवर्स करते हैं तो हम क्या करते हैं, कोई भी लास्ट डिजिट निकालते हैं, सबसे पहले डिजिट निकालते हैं ना, यानी सबसे पहले इससे क्या निकालेंगे, ये इसको हम n मान लेते हैं। तो हमारे पास दो मेन प्रोसेस होते हैं, पहले तो हम अपने नंबर की जो भी लास्ट डिजिट होती है उसको 10 से मॉडुलस करके लास्ट डिजिट निकाल लेते हैं और फिर उस नंबर को डिवाइड कर देते हैं कितने से, 10 से। तो हमारा नंबर क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है, यानी लास्ट डिजिट हमारी खत्म हो जाती है। तो हमारी डिजिट में जितने भी नंबर्स हैं, जो भी नंबर है उसमें जितनी डिजिट्स हैं, हमारा लूप उतनी बार चलेगा, यानी n हो गया। और हर बार हम डिवाइड किससे कर रहे हैं, 10 से। तो लॉग जो बेस चलेगा वो कितना चलेगा, 10 का चलेगा। और n इसकी क्या हो गई, ये पूरा मिला के होगा, इसको बोलते हैं टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। आ रही बात समझ? ये जो O लिखा हुआ है ना, इसको बोलते हैं बिग O नोटेशन। क्या बोलते हैं, बिग O नोटेशन। इस तरीके से कॉम्प्लेक्सिटी को रिप्रेजेंट किया जाता है। O लगा होता है बाहर और फिर अंदर जो कॉम्प्लेक्सिटी होती है। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इसकी क्या होगी, लॉग बेस 10 n। आ रही बात समझ? अगला दिया है लॉग n। अगर कभी भी कोई भी सर्चिंग की जाएगी, जैसे लीनियर सर्च है, कोई भी आइटम को हम क्या कर रहे हैं, ढूंढ रहे हैं, तो अगर 50 लोग हैं तो मैक्सिमम जो टाइम लग सकता है वो 50 लग सकता है 50 आइटम को ढूंढने के लिए। इसलिए यहाँ पर कॉम्प्लेक्सिटी क्या आई है आपकी, लॉग n आई है। आ रही बात समझ? कोई भी नंबर कोई भी लूप चल रहा है, कोई भी क्या चल रहा है, अगर आप क्या चला रहे हो, लूप चला रहे हो, तो लूप के लिए आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर n हो जाएगा, क्योंकि लूप क्या 1 से अगर आप 10 तक चला रहे हो तो 1 से 10 तक चला रहे हो, तो उसके लिए क्या है आपका, ये n हो जाएगा। आ रही बात समझ? और ये दिया हुआ है ना n स्क्वायर। अगर आप नेस्टेड लूप चला रहे हो, जैसे ये तो हो गया सर्च के लिए, ये आपका लूप के लिए। अगर आप नेस्टेड लूप चला रहे हो, ठीक है, नेस्टेड लूप मतलब लूप के अंदर लूप, तो एक लूप है i जो 10 टाइम्स चल रहा है और i के अंदर j है वो भी 10 टाइम्स चल रहा है। टोटल ये कितनी बार चलेगा, 100 टाइम्स चलेगा, नहीं चलेगा? i की हर एक वैल्यू के लिए j पूरा चलेगा, 100 टाइम्स हो गया, यानी 10 का स्क्वायर। तो ये नेस्टेड लूप जब भी चलेंगे तो उसकी ये टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है। आगे बात समझ में? तो ये याद रखना टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती है। Which operation is valid while performing Python's plus, यानी कॉन्केटिनेशन। जब हम क्या करते हैं, कॉन्केटिनेशन करते हैं, इनमें से कौन सा वैल्यू, देखो एक टपल है, एक नंबर है, एक टपल है, एक लिस्ट है, एक टपल है, एक स्ट्रिंग है। परफेक्ट जो आपका कॉन्केटिनेशन होगा वो तो सेम डेटा टाइप पे चलेगा ना, टपल टपल। आ रही बात समझ? What is the scope of a variable in Python? Python में स्कोप क्या होता है किसी भी वेरिएबल का? किसी भी वेरिएबल को आप कहां तक एक्सेस कर सकते हो वो उसका स्कोप कहलाता है। तो कोई भी वेरिएबल जिस ब्लॉक के अंदर डिक्लेयर किया जाता है उसका स्कोप उस ब्लॉक के अंदर ही रहता है, यानी आप उस वेरिएबल को उस ब्लॉक या उस बॉडी के अंदर ही एक्सेस कर सकते हो। आ रही बात समझ? तो इसका आंसर क्या होगा, पहला तो बोल रहे हैं इट कैन बी एक्सेस्ड एनीवेयर इन द प्रोग्राम, ये आपका ग्लोबल होता है, लेकिन हमसे ग्लोबल बोला तो है नहीं, तो हमारा क्या लोकल होगा।
इट इज लिमिटेड टू द फंक्शन और ब्लॉक कोड इट इज डिफाइंड। कोई भी वेरिएबल जिस ब्लॉक में जिस फंक्शन में डिफाइन किया गया है उसका स्कोप वहीं तक लिमिटेड रहेगा। ठीक है ना। A file must be a part of the folder। याद रखना जब भी आप पाइथन का कोई भी सॉफ्टवेयर बनाओगे तो वहां पर आपका ये फाइल उसमें होनी जरूरी होती है, क्योंकि आपका जो भी सॉफ्टवेयर है वो जब एग्जीक्यूट करेगा वो सबसे पहले इस इनिट फाइल को ढूंढता है। आ रही बात समझ में। जैसे आप कभी कोई वेबसाइट बनाते हो तो वेबसाइट में जितने भी वेब पेजेस होते हैं, जब भी आप किसी भी वेबसाइट को खोलते हो तो सबसे पहला पेज जो खुलता है उस पेज का नाम होता है इंडेक्स। क्या नाम होता है? इंडेक्स। जिसको आप होम पेज बोलते हो, जो सबसे पहले खुलकर आता है उसको क्या बोला जाता है? इंडेक्स। तो इंडेक्स का होना वहां पर जरूरी होता है। वैसे ही यहाँ पर इस फाइल का होना बहुत जरूरी होता है, इनिट। और डबल अंडरस्कोर से स्टार्ट एंड हो रहा है तो ये मैजिक है, पता ही होगा आपको, मैजिक वेरिएबल्स टाइप से बनते हैं। व्हाट विल बी द आउटपुट? एग्जाम्पल नाम से हमने एक लिस्ट बनाई है जिसके अंदर स्ट्रिंग्स हैं संडे, मंडे, ट्यूसडे और वेडनेसडे। हम इसको क्या कर रहे हैं? एग्जाम्पल को स्लाइस कर रहे हैं, इसको स्लाइसिंग बोलते हैं। क्या कर रहे हैं? हम इसको स्लाइस कर रहे हैं -3 से -1। पहले बताओ -3 कहां पड़ेगा? बोलो। ये -1 पे है, ये -2 पे है और ये -3 पे। ये -3 हो गया। -3 से -1 ये वाला -1 है और हमें पता है यहां से यहां तक जाना है, लेकिन हम जो लास्ट इंडेक्स होती है उससे एक पहले रुक जाते हैं। आ रही बात समझ? तो हम यहां से चलेंगे मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे नहीं आएगा, मंडे और ट्यूसडे आएगा। In Python, what is the output of print A bitwise or B? A का B से और कर रहे हैं। A की वैल्यू 4 है, B की वैल्यू 11 है। A 4 का बाइनरी क्या होगा? 100। ठीक है ना। 11 का बाइनरी क्या होगा? यही होगा, नहीं होगा? आपसे और पूछा गया, और का मतलब कोई भी 1 है तो 1 आ जाएगा। ऐसे ही तो यहां पर 1 आ गया, यहां पर 1 आ गया, यहां पर 1 आ गया और यहां पर 1 आ गया। आंसर क्या आएगा? 8 4 12 12 और 2 14 और 8 1 15। क्या आएगा आंसर? 15 आएगा। ठीक है ना। अगर एंड निकालने के लिए बोला गया होता तो दोनों 1 हो तभी 1 आएगा, तो यहां तो दोनों 1 है नहीं, 0 0 0 0। आंसर क्या आएगा? 0 एंड में। अगर एक्सऑर बोला गया होता, अलग अलग बिट्स हैं तो 1 1 1 1 1, तो भी कितना आता? ठीक है ना। What type of value is returned by write function? जो राइट फंक्शन होता है उससे कैसी वैल्यू रिटर्न होती है? तो राइट जो फंक्शन होता है, राइट फंक्शन हमारा फाइल हैंडलिंग में यूज होता है। आपको फाइल में मान लेते हैं हमारा फाइल ऑब्जेक्ट fp है, fp.write। आप इस फंक्शन राइट के अंदर आप जो कुछ भी दे रहे हो वो राइट हो जाएगा हमारी फाइल के अंदर। आ रही बात समझ? हमने हेलो पाइथन दिया तो हेलो पाइथन हमारी फाइल में राइट हो जाएगा। तो ये फंक्शन किसी भी फाइल में किसी भी डेटा को राइट करने के लिए, किसी भी स्ट्रिंग को राइट करने के लिए दिया जाता है। राइट करने के बाद ये फंक्शन हमें रिटर्न करके बताता है कि इसने कितने कैरेक्टर राइट किए। तो नंबर ऑफ कैरेक्टर तो इंटीजर होंगे ना, यानी ये फंक्शन जब इसको राइट करेगा क्या बताएगा आंसर में? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। आंसर में मतलब ये आउटपुट में हमें क्या बताएगा? 12, कि मैंने 12 कैरेक्टर एक फाइल में राइट कर दिए। तो 12 कैरेक्टर ये तो इंटीजर हुआ ना, यानी इस फंक्शन का रिटर्न टाइप क्या होता है? इंटीजर होता है। और ये फंक्शन कैसा पैरामीटर लेता है? स्ट्रिंग। लेता क्या है? स्ट्रिंग। और देता क्या है? इंटीजर। आगे बात समझ में? राइट फंक्शन।
विच डेटा टाइप इज यूज टू रिप्रेजेंट एन अनऑर्डर्ड, जिसका कोई ऑर्डर नहीं है, कलेक्शन ऑफ यूनिक एलिमेंट इन पाइथन। यहां पर दो चीजें समझने वाली है, अनऑर्डर यानी ऑर्डर नहीं होता, और दूसरी बात क्या समझनी है, यूनिक। यूनिक का मतलब कोई भी आइटम रिपीट नहीं होगा, तो आइटम्स का रिपीटेशन कहां पर अलाउ नहीं होता, सेट में। किसमें, सेट में। कोई भी आइटम एक से ज्यादा बार नहीं आ सकता, और ऑर्डर भी नहीं होता। सेट में जो वैल्यूज होती हैं वो किसी ऑर्डर में थोड़ी ना होती हैं, ऐसा होता है सेट 10, 20, 50, 30, 60, 90, 5, ऐसा है ये सेट। तो किसी ऑर्डर में तो होती नहीं है ये, ठीक है। तो अनऑर्डर होता है, और कोई भी आइटम रिपीट नहीं होता। अगर आप आइटम रिपीट करके दोगे वो नहीं लेगा, मतलब एक ही लेगा। अगर पहले से है तो दोबारा उसको नहीं लेता। तो आ रही बात समझ में, क्या होता है डेटा टाइप आपका, सेट। लिस्ट आपका ऑर्डर्ड भी होता है, लिस्ट आपका ऑर्डर्ड भी होता है, और डुप्लीकेट वैल्यूज भी अलाउ होती है। टपल भी आपका ऑर्डर्ड होता है, और डुप्लीकेट वैल्यूज अलाउ होती है। डिक्शनरी में कीज में डुप्लीकेसी अलाउ नहीं होती, कीज में डुप्लीकेसी अलाउ नहीं होती, लेकिन वैल्यूज में डुप्लीकेसी अलाउ है। आ रही बात समझ? हमने फंक्शन लगाया रॉ इनपुट। जैसा एक फंक्शन इनपुट होता है वैसा ही एक फंक्शन होता है रॉ इनपुट। जो कुछ आपने दिया है उसको एज इट इज उठा लेगा। आपने क्या दिया, एंटर योर इनपुट, एंटर योर इनपुट किस में आ जाएगा, स्ट्रिंग में आ जाएगा, ठीक है। और फिर हम क्या कर रहे हैं, प्रिंट कर रहे हैं रिसीव इनपुट इज, जो भी एसटीआर में पड़ा हुआ है एज इट इज आएगा, ठीक है। हमने क्या किया, एंटर योर इनपुट, ये चला एंटर योर इनपुट, आपने दिया हेलो पाइथन, प्रिंट होके क्या आएगा, रिसीव्ड इनपुट इज हेलो पाइथन। आगे बात सुन, क्या हो गया, क्यों इतने खुश हो रहे हो, किसका मैसेज आ गया, हाँ बताओ, मैंने देख लिया है। क्या है खुशी का राज तुम्हारे, कोई मैसेज आ गया क्या, हेलो हाय गुड मॉर्निंग, बाबू सोना, खाना खाया कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं अरे हाँ लाइव चल रहे, भूल जाता हूं मैं। What will be the, भूल जाता हूं मैं, लाइव चला रहा हूं क्लास। What will be the output of following Python expression round 4.576, याद दिला दिया करो तुम लोग भी, है ना। हाँ, राउंड 4.576 क्या है, राउंड करना है ना, क्या करना है, राउंड करना है। तो हमें पता है राउंड करने का मतलब क्या होता है, अगर वैल्यू आधे से ज्यादा जा रही है तो एक बढ़ा, तो नहीं जा रही तो वही का वही कर दो। तो यहां पर देखो पॉइंट के बाद की वैल्यू तो आधे से ज्यादा है ना, तो ये जो 4 है ये क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अगर ये 4.476 होता, 476 नहीं 436 होता, तो फिर ये वाला क्या रहता, 4 का 4 आता। आ रही ना बात समझ में, राउंड। The argument passed at the time of calling a function are called, ध्यान से सुनना मेरी बात। जब हम फंक्शन को पहले डिफाइन करते हैं, देन आफ्टर हम फंक्शन को कॉल करते हैं, यही होता है। देखना ध्यान से, मैं एक फंक्शन को डिफाइन कर रहा हूं, यहां पर फंक्शन का नाम है माई फन, और यहां पर मैंने दिया x, y, और मान लेते हैं मैं रिटर्न कर रहा हूं x प्लस वाई की वैल्यू। यानी ये एक ऐसा फंक्शन है जो दो पैरामीटर लेगा, यानी दो वैल्यू लेगा और उनको सम करके रिटर्न करके दे देगा, यही है हमारा फंक्शन। फिर मैं इस फंक्शन को कॉल करूंगा। मान लेते हैं मैंने यहां पर 10 और 20 दिया, ये फंक्शन की कॉलिंग है। यहां से हम फंक्शन को क्या कर रहे हैं, कॉल कर रहे हैं, और ये फंक्शन की क्या है, डेफिनेशन है। ये फंक्शन की क्या है, डेफिनेशन है। यहां पर हम फंक्शन को डिफाइन कर रहे हैं। आ रही बात समझ? अब सुनो, फंक्शन को डिफाइन करते समय जो पैरामीटर दिए जाते हैं ना, उनको फॉर्मल पैरामीटर बोला जाता है।
क्या बोला जाता है? फॉर्मल पैरामीटर, क्योंकि ये एक्स वाई फॉर्मेलिटी के लिए रखे हुए। आ रही बात समझ में? एक्स और वाई क्या है? फॉर्मेलिटी के लिए रखे हुए। और जब हम फंक्शन को कॉल करते हैं, कॉल करते समय जो पैरामीटर दिए जाते हैं उनको हम एक्चुअल पैरामीटर बोलते हैं, क्योंकि एक्चुअल जो वैल्यू मिलने वाली है वो यहां से मिलेगी। आ रही है बात समझ में? बोलो, इसमें कोई डाउट तो नहीं है? ठीक है। तो बात समझ में आ गई? फंक्शन को डिफाइन करते समय आप जो पैरामीटर देते हो वो फॉर्मल पैरामीटर होते हैं। आपने एक्स वाई दिया है, आप ए भी दे दो, है ना, आप n1 n2 दे दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। आ रही बात समझ? लेकिन एक्चुअल जो रिजल्ट मिलता है आपको वो कॉलिंग से मिलता है। तो कॉलिंग करते समय आप जो पैरामीटर देते हो इनको एक्चुअल पैरामीटर बोलते हैं और इनको बोलते हैं फॉर्मल पैरामीटर। ये वाले कौन से हैं? फॉर्मल। चलो, फॉर्मल ड्रेस पहनते हो ना जैसे, तो सिर्फ फॉर्मेलिटी के लिए पहनते हो, किसी पर्टिकुलर ओकेजन के लिए। अगर कॉमन एंड फॉर्मल बुक पहनने को बोला है तो आप नहीं पहनोगे, फॉर्मेलिटी के लिए। कहीं शादी में जाना है तो एक फॉर्मल ड्रेस पहन लेते हैं अपन, या किसी इंटरव्यू में जाना है तो अपन फॉर्मल ड्रेस पहन लेते हैं फॉर्मेलिटी के लिए, उनको दिखाने के लिए। तो ये भी बस दिखाने के लिए ही होते हैं। एक्चुअल जो वैल्यू होती है वो यही होती है, यहां से मिलती है, इसलिए इनको एक्चुअल पैरामीटर बोलते हैं। आगे बात समझ में? कंसीडर एन एल्गोरिथम टू फाइंड द फैक्टोरियल ऑफ अ नंबर। किसी एक नंबर का हमें क्या निकालना है? फैक्टोरियल निकालना है। ठीक है, आपसे पूछा गया है उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी। आ रही बात समझ? तो देखो एक बात बताओ, अगर मेरा नंबर 5 है, मुझे 5 का फैक्टोरियल निकालना है, तो मुझे लूप कहां से कहां तक चलाना पड़ेगा? 1 से 5 तक चलाना पड़ेगा, तभी तो ये सारे नंबर मल्टीप्लाई हो पाएंगे। 1 से 5 तक। अगर ये 6 होता तो 1 से 6 तक चलाना पड़ता, तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी n ही तो हो गई। लूप, सिंपल लूप अभी डिस्कस किया था ना, सिंपल लूप है तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी n होती है, नेस्टेड होता है तो n स्क्वायर होती है। इनफाइनाइट जाएगा तो फिर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कैसे निकाल पाओगे? फिर तो कोई टाइम ही नहीं हुआ ना, फिर तो कोई टाइम ही नहीं है ना। Which of the following operation is not valid for a Python set? सेट में इनमें से कौन सा ऑपरेशन नहीं किया जा सकता है? देखना जरा, क्या आप सेट में आइटम ऐड कर सकते हो? हाँ, कर सकते हैं, बस डुप्लीकेट नहीं होना चाहिए। क्या आप किसी आइटम को रिमूव कर सकते हो? हाँ, कर सकते हैं। इम्यूटेबल थोड़ी होता है। अगर ये टपल होता, क्या होता? टपल होता, तो हम ऐड और रिमूव नहीं कर पाते, क्योंकि टपल इम्यूटेबल होती है। लेकिन सेट तो म्यूटेबल है ना, आप ऐड और रिमूव कर सकते हो। एक्सेसिंग एलिमेंट यूजिंग एन इंडेक्स, जब इंडेक्सिंग होती ही नहीं है तो आप इंडेक्स की हेल्प से किसी भी आइटम को एक्सेस कैसे कर पाओगे? हमें पता है ऑन ऑर्डर होता है, तो कोई इंडेक्सिंग होती ही नहीं है सेट पे, तो ये वाला है। और परफॉर्मिंग यूनियन, हमें पता है जो हमारा सेट होता है, सेट में यूनियन, इंटरसेक्शन वगैरह हमारे काम करते हैं। आ रही बात समझ में? अगर नहीं पढ़ा है तो वीडियो है सेट का, देख लेना अच्छे से, उसमें समझ में आ जाएगा। ठीक है। Which of the following mode is used to open a file writing in Python? एक फाइल को ओपन करना है किस मोड में? राइट मोड में। कौन सा सही होगा? W, R तो रीड के लिए होता है, A अपेंड के लिए होता है, X एक्सक्लूसिव होता है। आ रही बात समझ? देखो होता क्या है, जैसे X मोड में आप फाइल को ओपन करोगे, है ना, अगर फाइल नहीं मिली तो ये एरर देता है। आ रही बात समझ? बस ये याद रखो। जबकि राइट मोड में नहीं मिली तो बना देगा, मिल गई तो ओपन करके उसका कंटेंट हटा देगा, लेकिन ये एरर देता है। लेट अस कंसीडर A एज 15। A की वैल्यू 15 है, B की वैल्यू 20 है और C की वैल्यू है ये पूरी। ठीक है। आपसे पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द आउटपुट डिस्प्ले बाय द पाइथन। क्या आउटपुट होगा? A इन C, B नॉट इन C। क्या A कितना है? 15। क्या A C में है? क्या आएगा? ट्रू। आगे बात सुन, क्या B नॉट इन C? B कितना है? 20।
क्या 20 है इसमें? हाँ है, आएगा क्या? ट्रू, लेकिन नॉट लगा, नॉट कर देगा उसको फॉल्स। आगे बात समझ में? ट्रू फॉल्स। What is the purpose of recursion in a programming? किसी भी प्रोग्रामिंग में रिकर्सन का क्या मतलब होता है? पहले तो ये बताओ रिकर्सन क्या होता है। रिकर्सन का मतलब होता है जब कोई फंक्शन अपनी ही बॉडी में खुद को बार बार कॉल करे, इसको हम क्या बोलते हैं? रिकर्सन बोलते हैं, और ऐसे फंक्शन रिकर्सिव फंक्शन कहलाते हैं। ठीक है, तो रिकर्सन का क्या होता है? टू ब्रेक डाउन अ प्रॉब्लम, टू ब्रेक डाउन अ प्रॉब्लम इनटू स्मॉलर मोर मैनेजेबल सब प्रॉब्लम्स। किसी बड़ी प्रॉब्लम को किसी छोटी छोटी प्रॉब्लम्स में जिनको इजीली मैनेज किया जाए, उसके लिए हम क्या यूज करते हैं? रिकर्सन यूज करते हैं। आ रही बात समझ? रिकर्सन के लिए याद रखना बेस कंडीशन होना बहुत जरूरी है। अगर बेस कंडीशन नहीं दोगे, आपका रिकर्सन इनफाइनाइट हो जाएगा, हमेशा चलता रहेगा। What is the primary limitation of a naive recursive implementation of a Fibonacci sequence? Fibonacci sequence क्या होता है पता है? Fibonacci sequence में कोई भी नंबर जो है ना n, वो अपने से पहले वाले दो का सम होता है, यानी n माइनस वन प्लस n माइनस टू, n माइनस वन और n माइनस टू, इनका क्या होता है? सम होता है। अब ये रिकर्सन, ये जो n एलिमेंट है, ये तो कितना भी आगे तक जा सकता है ना। कोई भी एलिमेंट हो, कितनी भी बड़ी लिस्ट हो, उस लिस्ट में, उस सीक्वेंस में जो भी n है, n जो निकालना है आपको, क्या निकालना? उसके पहले के दो नंबर का सम। आ रही बात समझ में? तो यहां पर देखना, इसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी वो क्या होगी? एक्सपोनेंशियल होगी, क्योंकि एक्सपोनेंशियल ये क्या करेगा? बढ़ेगा। कितनी भी दूर तक जा सकता है, मतलब ये समझ, कोई भी एलिमेंट हो सकता है, उसका अगर आपको क्या निकालना है, उसकी वैल्यू निकालनी है किसी भी n की, तो आपको उसके पहले के दो नंबर पता होंगे। आपने पहले के दो नंबर जोड़े, अगला नंबर बन गया, फिर अब के दो नंबर जोड़े, फिर एक नया नंबर बन गया, फिर जोड़े, फिर एक नया नंबर बन गया। तो कोई सीक्वेंस नहीं होता किस सीक्वेंस में वैल्यू को बढ़ना है। आ रही बात समझ में? जैसे 0 1, अगला क्या होगा? 1, फिर 1 1 जोड़ा 2, फिर 2 1 जोड़ा 3 5 8। आ रही बात समझ? तो क्या होगा? ये एक्सपोनेंशियल होगा, याद रख लेना इसको। यू कैन गेट द डेटा टाइप ऑफ अ वेरिएबल विद विच ऑफ द, हमें पता है डेटा टाइप किसी भी अगर हमें निकालना है तो हमारे पास क्या होता है? टाइप नाम का फंक्शन होता है, जो हमें क्या बता देता है? पाइथन में डेटा टाइप किसी का भी, चाहे वो लिस्ट हो, टपल हो, सेट हो, डिक्शनरी हो, स्ट्रिंग हो, नंबर हो यानी इंटीजर हो, फ्लोट हो, कुछ भी हो। वंस हमने क्या लगाया है? वंस फंक्शन लगाया। क्या करता है ये फंक्शन? हमारी एरे को वन से फिल कर देता है, इतना ठीक है। और देखना जरा, n यानी n हमने साइज दिया है, और डी टाइप इक्वल डेटा टाइप, यानी डी टाइप में हम अपना यहां पर क्या बताएंगे? डेटा टाइप बताएंगे, जो कुछ भी हमें बताना है। अब क्या बोल रहे हैं? फंक्शन क्रिएट 2D एरे सच दैट, जो वंस फंक्शन है ये क्या करेगा? एक 2D एरे बनाएगा n बाई n की। कैसी बनाएगा? 2D एरे बनाएगा n बाई n की, ठीक है। अब देखना जरा, तो पूछा क्या गया है? हाँ, ऑल एलिमेंट ऑफ द मैट्रिक्स आर 1, सही है। वंस फंक्शन लगाए तो सारे एलिमेंट क्या होंगे? 1 होंगे। अगले में बोल रहे हैं सारे एलिमेंट क्या होंगे? n होंगे, n थोड़ी ना होगा। अगले में बोले डायगोनल एलिमेंट 1 होंगे, डायगोनल एलिमेंट 1 नहीं होंगे, सारे एलिमेंट 1 होंगे, और ये दिया नन ऑफ दी। तो ऐसी एक मैट्रिक्स बनाएगा जिसके सारे एलिमेंट क्या होंगे? 1 होंगे। अगर जीरोस होता तो सारे एलिमेंट क्या होते? जीरोस। इन पाइथन विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ फाइल आर सपोर्टेड? पाइथन में कौन सी फाइल सपोर्ट करती है? टेक्स्ट फाइल करती है क्या? करती है। बाइनरी करती है क्या? दोनों करती है। तो टेक्स्ट एंड बाइनरी बोथ। What will be the following JavaScript code? Let age equal 20। एज की वैल्यू क्या है? 20 है। क्या एज की वैल्यू 18 से ज्यादा है?
तो प्रिंट कर दो इसको, क्या प्रिंट होकर आएगा? एडल्ट। नहीं होती तो क्या प्रिंट होकर आता? माइनर। Which function is used to convert the first character of a string to upper case? याद रखना, एक फंक्शन होता है लोअर, ये पूरी स्ट्रिंग को क्या कर देता है? स्मॉल में कन्वर्ट कर देता है। एक फंक्शन होता है अपर, सब कुछ कैपिटल कर देगा हर कैरेक्टर को, ठीक है। और एक होता है क्या? कैपिटलाइज। इसका काम क्या होता है? टाइटल केस में कन्वर्ट कर देना, यानी हर वर्ड का पहला लेटर कैपिटल और बाकी सब स्मॉल, टाइटल केस, कैपिटलाइज बोलते हैं। ये वह फाइल, एक फाइल है हमारे पास exam.png, यानी ये एक इमेज की फाइल है, और इमेज की फाइल है तो ऑब्वियसली ये बाइनरी फाइल होगी, ठीक है। Which of the following is correct way to open the file reading as a buffer binary file? बफर में हमें क्या करना है? ओपन करना है। तो देखो, रीड मोड में ओपन करना है ना, रीड, और बी क्यों लगा है? क्योंकि बाइनरी फाइल होगी। बी क्यों लगा है? क्योंकि फाइल क्या होगी? बाइनरी होगी। टेक्स्ट फाइल थोड़ी ना है, बाइनरी फाइल है। What does the pass statement do in Python? किसी भी ब्लॉक को हमें अगर एम्प्टी छोड़ना है तो वहां पर हमें क्या देना पड़ेगा? पास स्टेटमेंट देना पड़ेगा। टर्मिनेट नहीं करता, नेक्स्ट स्टेटमेंट नहीं देता, एक्ट एज अ प्लेस होल्डर, एक प्लेस होल्डर की तरह से काम करता है, करता कुछ नहीं, बस एक प्लेस, हाँ क्या, हाँ एक मतलब प्लेस होल्डर है, इसको यहां पर लगा देते हैं तो आप अपने लूप को या किसी भी ब्लॉक को एम्प्टी छोड़ सकते हो। What is the value of x if x equal factorial 0? हमें पता है 0 का फैक्टोरियल क्या होता है? बोलो, 0 का फैक्टोरियल 1 होता है। फैक्टोरियल नहीं पढ़ा? अब आप बोल रहे हो मल्टीप्लाई करेंगे तब तो 0 ही आएगा। 0 का फैक्टोरियल 1 होता है, याद कर लो हमेशा, ठीक है। 0 का फैक्टोरियल 1 होता है, 1 का 1 होता है, ठीक है ना। उन्होंने परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन वगैरह नहीं पढ़ा? फैक्टोरियल पढ़ा है कभी? मैथ साइड से हो कोई? बायो साइड से हो? डॉक्टर साहब, हाँ नीट की तैयारी कर रहे हो ना? करो। Which of the following command is used to open a file? एक फाइल है सी ड्राइव में temp.txt, हमें इसको क्या करना है? ओपन करना है। कौन सा सही ऑपरेशन है? इसको याद रखना, बिल्कुल अच्छे से याद रखो। सी ड्राइव में temp.txt किस मोड में ओपन करना है? राइटिंग मोड में, यानी W, और कौन सी फाइल है? बाइनरी, यानी WB, ठीक है। कोई दिक्कत? हाउ कैन यू क्रिएट अ नमपाई एरे फ्रॉम एग्जिस्टिंग डेटा? कोई डेटा पहले से है, उससे एक एरे बनानी है। फंक्शन का नाम क्या होता है? np एरे। एरे के अंदर वो डेटा दे दो जिसके बनाना है। Which of the following is used to open a file or writing? Same, राइटिंग मोड में। What is the result of slicing and ND array? देखो, एक ND array है, एक क्या है? एरे एरे है। एरे को अगर स्लाइस करोगे तो क्या मिलेगा? तो भी तो एरे मिलेगी। आप स्ट्रिंग को स्लाइस करोगे तो स्ट्रिंग मिलेगी, आप लिस्ट को स्लाइस करोगे लिस्ट मिलेगी। तो आप स्लाइसिंग जिस पर भी करते हो मिलता तो वही है ना। बोलो, स्लाइसिंग मतलब समझते हो ना? स्लाइसिंग मतलब पीस निकालना किसी की, है ना। तो मान लेते आप किसी फ्रूट का स्लाइस कर रहे हो तो आपको मिल क्या रहा है? बोलो, आप आम को काटोगे तो अमरूद थोड़ी मिलेगा, आम ही मिलेगा ना। तो स्लाइसिंग जिस चीज की होती है वही मिलता है। आगे बात सुन। Which of the following statement accurately describe the relationship between flowchart and programming language? फ्लो चार्ट क्या होता है? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है? ये बताओ।
फ्लो चार्ट आर टाइप ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, गलत है। फ्लो चार्ट आर द विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एल्गोरिथम, while programming language syntax and structure for implementing those algorithm, ये सही है। बी वाले में क्या बोल रहा है, फ्लो चार्ट एंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सर्व्स द सेम, दोनों सेम होती है, ये भी गलत है। फ्लो चार्ट आर ऑब्सोलीट, मतलब अब यूज नहीं किए जाते हैं, ऐसा बोल रहे हैं, यूज होते हैं, तो ये गलत। सही कौन सा है, सी। विच मॉड्यूल इन पाइथन प्रोवाइड सपोर्ट फॉर वर्किंग द कंप्रेस फाइल्स, कंप्रेस फाइल्स, ठीक है। तो याद रखना ये तीनों ही जिप, टार और जी जिप, हमें तीनों ही टाइप के क्या मिले हैं, सपोर्ट मिले हैं कंप्रेस्ड फाइल पर काम करने के लिए। Which among the following is not a sequence data type in Python, इनमें से कौन सा सीक्वेंस डेटा टाइप नहीं है, लिस्ट होती है, टपल होती है, स्ट्रिंग भी होती है, क्या नहीं होता, डिक्शनरी। Remove the name file so that a subsequent attempt to open it will fall, याद रखना remove हमारा फंक्शन का नाम होता है, ठीक है। किसी भी फाइल को क्या करने के लिए, रिमूव करने के लिए, आप जो भी फाइल देना है उस फाइल का नेम दोगे और वो उसको क्या कर देगा, रिमूव कर देगा, इन फ्यूचर उसको कोई भी यूज नहीं कर पाएगा। मतलब ये समझ लो अगर कोई फाइल रिमूव हो रही है उसके उस फाइल को कोई दूसरी फाइल भी यूज कर रही है ना, तो वो भी यूज नहीं कर पाएगी, वो भी हटा देगा, उन सबको हटा देता है। Which of the following is true about the import statement in Python, इनमें से कौन सा import statement के लिए सही है, बोल रहे हैं सिर्फ एक ही मॉड्यूल इंपोर्ट कर सकते हैं, गलत है। आप एक साथ क्या कर सकते हो, मल्टीपल मॉड्यूल इंपोर्ट कर सकते हो। आप बोल रहे हैं डिक्शनरी से इंपोर्ट कर रहे हैं, ऐसा भी नहीं होता। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से इंपोर्ट कर रहे हैं, किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से, ऐसा भी नहीं होता। What is the key difference between a while loop and do while loop, याद रखना जो while loop होता है वो एंट्री कंट्रोल लूप होता है, पहले कंडीशन चेक होती है, और do while loop जो होता है ये एग्जिट कंट्रोल होता है, लूप चलने के बाद कंडीशन चेक होती है। तो देख लेना आंसर क्या है, while loop evaluate the condition at the beginning, while do while loop evaluate the condition at the end, ठीक है। while loop execute at least one, do while loop may not execute, आप याद रखना जो do while loop होता है वो कम से कम एक बार तो चलेगा ही, क्योंकि अगर कंडीशन स्टार्टिंग की ही गलत हो गई तो while तो नहीं चलेगा, कंडीशन पहले चेक करें। लेकिन do while में तो लूप चल जाएगा ना, बाद में कंडीशन चेक होगी, कंडीशन गलत हो गई, तो do while एक बार चलता है, ये बोल रहे हैं while एक बार चलता है, ये बोल रहे हैं while loop use finite iteration, मतलब while loop एक लिमिट में चलता है, मतलब कहां तक चलना है ये पता होता है। while do while loop use infinite iteration, ऐसा भी जरूरी नहीं होता, अगर लूप अगर इनफाइनाइट चल गया तो फिर लूप का मतलब क्या, आ रही बात समझ में। ऐसे बोल रहे हैं while loop use a counter variable, while do while loop not require a counter variable, counter variable तो हर एक लूप को चाहिए, है ना, बढ़ाना है या घटाना है। Which of the following statement is correct to open a file, इनमें से फाइल को ओपन करने का कौन सा तरीका सही है, तो ये वाला देख लेना ध्यान से, क्या है इसमें, यहां पर देखो डबल स्लैश लगे हुए हैं ना, ये पहली चीज याद रखनी है आपको, बाकी सब में सिंगल स्लैश लगे हुए, इसमें तो ये हैश लगा दिया, ये गलत है, ठीक है ना। डबल ब्लैक स्लैश, जो ड्राइव होती है ना, ड्राइव के आगे डबल स्लैश लगे होते हैं, देखना जरा ध्यान से। डिफाइन किया है एक फंक्शन, ये रिटर्न करेगा 1, अगर इससे कोई एरर आ रही है तो फिर वो जाएगी कहां पर, फाइनली के पास, और फिर रिटर्न होकर आएगा क्या, 2। आ रही बात समझ, जैसे इससे रिटर्न होगा वो किस में जाएगा, फाइनली में जाएगा, और वहां से रिटर्न होगा 2। तो हमने इस फंक्शन को क्या किया, कॉल किया, और के को क्या किया, प्रिंट किया, तो क्या प्रिंट होकर आएगा, रिटर्न 2। ये ट्राई और फाइनली, ये एक्सेप्शन वगैरह को हैंडलिंग करने के तरीके होते हैं, ट्राई, फाइनली, एक्सेप्ट, ये सब क्या होते हैं, एक्सेप्शनल हैंडलिंग में यूज
होने वाले कीवर्ड है। फ्रॉम एन एनडी एरे नमपाई और रेंज, एक रेंज बना रहे हैं हम। What can be the possible shape of array that can be created using reshape? इसको हम क्या कर रहे हैं, रीशेप कर रहे हैं। टोटल आइटम कितने हैं, 9 है। आपको ऐसे शेप आप कोई भी बना सकते हो जिसमें टोटल 9 आइटम आ रहा हो। आ रही बात समझ में? आप 1,9 बना लो, एक रो 9 आइटम। आप 9,1 बना लो, आप 3x3 की बना लो, टोटल आइटम तो 9 ही है ना, दोनों का मल्टीप्लाई करो 9 आना चाहिए बस। आ रही बात समझ में? तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, बना सकते हो। Which among the following is not a declaration of dictionary? इनमें से कौन सा डिक्शनरी का डिक्लेरेशन गलत है, ये बताना है। ये सही है, हाँ इसमें कॉलन नहीं लगा, ये गलत है। आप डिक्शनरी फंक्शन से भी डिक्शनरी बना सकते हो, और ये एम्प्टी डिक्शनरी, इसमें कॉलन नहीं लगा है। यहां पर कॉमा की जगह क्या आना चाहिए, कॉलन आने चाहिए। Which of the following function iterate through a sequence such as a string member by member? किसी भी स्ट्रिंग में मेंबर बाय मेंबर क्या करना, आइटरेट करना। ये काम होता है किसका, ट्रैवर्सल का। याद रख लेना, क्या है फंक्शन का नाम, ट्रैवर्सल। A flow chart need to represent a situation where based on the marks obtained by a student awarded pass or fail, पास या फेल हमारा रिजल्ट आना है बेस्ड ऑन अ कंडीशन। कंडीशन क्या है, अगर मार्क्स 60 से ज्यादा है तो पास, नहीं तो फेल। तो ये क्या हो गया, डिसीजन वाला हो गया कि नहीं हुआ। अगर मार्क्स की वैल्यू ग्रेटर देन 60 है, या तो होगी या फिर नहीं होगी। अगर होगी तो पास, नहीं तो फेल। तो ये क्या डिसीजन हो गया ना। सीक्वेंस मतलब एक सीक्वेंस में चलना है, वैल्यू लो, जोड़ो, रिजल्ट दो, वैल्यू लो, एवरेज निकालो, रिजल्ट दो, कोई कंडीशन नहीं चेक करनी। और फिर क्या होता है तीसरा आपका, जहां पर आप क्या करते हो, आइटरेट करते हो, जहां पर लूप चलता है ना। तो ये 3 टाइप के होते हैं आपके। Which method can be used to read a file line by line? हमें पता है फंक्शन का नाम क्या होता है, रीड लाइन, है ना। रीड पूरी फाइल रीड कर लेगा, लाइन बाय लाइन नहीं करेगा। रीड लाइंस, लाइंस को रीड करेगा, लेकिन उनको उनकी क्या बनाएगा, एक स्ट्रिंग बना देगा, है ना। पता है ना, लाइंस की स्ट्रिंग आ जाएगी, लिस्ट आ जाएगी, लिस्ट में स्ट्रिंग होगी सारी लाइंस। Assuming A and B as 24 and 14, A और B की वैल्यू 24 और 14 दी हुई है, और आपसे पूछा है A का XOR निकालना है B से। 1 2 4 8 16, बताओ 24 का बाइनरी क्या होगा, यही होगा, ये 24 का बाइनरी। 14 का बाइनरी क्या होगा आपसे एक्सओर पूछा है, अलग अलग है तो 1, सेम है तो 0, अलग अलग है तो 1, अलग अलग है तो 1, सेम है तो 0, अलग अलग है तो 1। कितना हो गया ये, 16 4 20, 20 2 22, कितना आएगा आंसर, ठीक है ना। What is written statement used for a function? क्या बोला है, What is a written statement used in a function? रिटर्न से स्टॉप नहीं करते अपन, पॉज नहीं करते, रेज्यूम नहीं करते। किस टाइप की वैल्यू रिटर्न होनी है ये बताता है हमारा रिटर्न फंक्शन। क्या रिटर्न होना है, What is the output of the following code? एक लिस्ट बनाई है XYZ, Zara और पाइनेटिव, ठीक है। आपसे बोला है मैक्स क्या होगा इन तीनों में से, तीनों में से सबसे पहला कैरेक्टर पहले चेक होगा, Z, X और P। इनमें से सबसे बड़ा कौन है, Z, तो आंसर क्या आएगा, Zara, ठीक है। तो ये क्वेश्चन समझ में आ गए, एक एक क्वेश्चन याद कर लेना बिल्कुल।
कब कौन सा छप जाए कोई भरोसा नहीं है तुम लोगों के। और हो सकता है इस बार एग्जाम ओएमआर पे हो, ये भी इस चीज के लिए भी तैयार रहना। ओएमआर मतलब रहेगा ऑब्जेक्टिव ही, ओएमआर फिलिंग करनी होगी। अभी तक कंप्यूटर में करते थे, अब हो सकता है ओएमआर पे भरना हो, तो उसकी भी प्रैक्टिस पहले से रखना, ठीक है। और उसके बारे में डिस्कस करेंगे कैसे करना है उसको।